हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका फिर स्वागत है। बेटे मैं अजीम खान सर। बेटे आज अपन एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आप पढ़ने वाले हो जैव विकास के पक्ष के प्रमाण में भाग, यानी इंग्लिश में बोले तो बेटे ये टॉपिक होगा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब यहां पर ये जो इवोल्यूशन हुआ है या जैव विकास हुआ है, इसके प्रमाण क्या है? तो इस लेक्चर में अपन को यही देखना है कि जैव विकास के पक्ष में क्या क्या प्रमाण रखें जिससे हमें यह पता लगे कि इस सजीव का विकास इससे हुआ होगा। तो बच्चों इसमें अपन 3-4 प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। मेरा पहला जो प्रमाण होगा वह होगा आकारिकी से जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, यानी यहां पर अपन ये देखेंगे कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का माने होता है बेटे शरीर की बनावट या शरीर की संरचना। तो यहां आप देखेंगे कि पहला जो प्रकार होगा वो तो आकारिकी से है। तो इसमें अपन को यह देखना है कि जो सजीव अंगों के आधार पर समानता दर्शाते होंगे उसे यह पता लगेगा कि भविष्य में ये पूर्वज आपस में समान रहे होंगे। तो ये तो है आकारिकी के आधार पर। दूसरा बेटे अपन पढ़ने वाले हैं यानी जीवाश्मिकी के आधार पर। तो जीवाश्मिकी के आधार पर सबसे ज्यादा प्रमाण मिलते हैं, याद रखना बच्चों। यानी सबसे ज्यादा अगर जैव विकास के पक्ष में प्रमाण मिलते हैं तो ये प्रमाण आपको मिलेंगे जीवाश्मिकी से। अब जीवाश्मिकी क्या है? आज किसी ने डायनासोर देखा था क्या बेटे? नहीं देखा, लेकिन आज अपन डायनासोर की शक्ल जानते हैं, है ना। किसी ने जावा मानव को देखा था क्या? नहीं देखा, लेकिन अपन किताबों में जावा मानव की शक्ल को देख लेते हैं। तो ये किसके आधार पर ऐसा हुआ है? तो ये हुआ है जीवाश्मों के आधार पर। वैज्ञानिकों को डायनासोर का जीवाश्म मिला तो उस जीवाश्म को नापतोल करके उसी के जैसा जीवाश्म बेटे, उसी का जैसा डायनासोर उन्होंने हमें किताबों में उसका चित्र बना दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीवाश्म के आधार पर हमें ये सबसे ज्यादा प्रमाण मिलते हैं कि ये सजीव ऐसे विकसित हुआ होगा या पहले ये ऐसा रहा होगा, बाद में ये ऐसा हो गया। उसके बाद में बेटे फिर भ्रूणिकी के पक्ष में अपन आएंगे। तो भ्रूणिकी के में एक आपने नियम सुना होगा जिसको एक तरह से पुनरावर्ती नियम भी कहते हैं या बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं बेटे, जो हैकेल के द्वारा दिया गया था। और उसने क्या कहा था कि जैसे मान लेते हैं कई जंतुओं के कोर्डेट्स के भ्रूण होते हैं तो आरंभ में उनमें सामान्य लक्षण पहले बन जाते हैं, जैसे नोटोकोड पहले बन जाएगी, ग्रचनी क्लोम दरारें पहले बन जाएगी। उसके अलावा बेटे पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र भी बन जाएगा। तो आरंभ में अगर अपन कोर्डेट्स के भ्रूणों को देखेंगे तो सभी के अंदर ये तीनों लक्षण समान मिलेंगे आपको। और फिर जैसे जैसे इनका विकास होता जाएगा वैसे वैसे लक्षणों में विशिष्टता आती जाएगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें यह पता लगता है कि हमारे सबके पूर्वज, जैसे मान लो मनुष्य है, मेंढक है, मछली है, सांप है, कबूतर है, इन सब के पूर्वज कभी ना कभी एक रहे होंगे। इन्हीं से फिर बाद में आगे चलकर ये सारे सजीवों का विकास हुआ होगा। इसी तरह से बेटे ब्लास्टोपोर के आधार पर समानता देखी जाती है कि जब गेस्टुल अवस्था आती है तो वहां पर एक पोर बनता है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब ब्लास्टोपोर में अगर मुख बनाने वाले सजीव तो बेटे ये प्रोटोस्टोमिया है जिसमें ब्लास्टोपोर से मुख ही मुख बनेगा। और एक होता है बेटे ड्यूटेरोस्टोमिया जिसमें हमें यह पता लगेगा कि ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा। तो फिर यह हुआ कि प्रोटोस्टोमिया में आने वाले जितने भी सजीव हैं उनका विकास भी किसी एक पूर्वज से रहा होगा, या ड्यूटेरोस्टोमिया में आने वाले जितने भी सजीव हैं उनका विकास भी किसी एक पूर्वज से रहा होगा। इसी तरह से बेटे देहभित्ति के आधार पर भी समानता है कि किसी में तो यह द्विस्तरीय होती है, किसी में यह त्रिस्तरीय होती है। द्विस्तरीय वाले जंतु से ऐसा लगेगा कि इनका विकास किसी एक पूर्वज से हुआ होगा। त्रिस्तरीय वाले देहभित्ति वाले जंतु में ऐसा लगेगा कि इनका किसी अलग पूर्वज से हुआ होगा। तो यहां आपको ये देखना, इसमें यही प्रमाण पढ़ने बेटे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रमाण से जिसका नाम होगा यानी आकारिकी से जैववक्ष के पक्ष में प्रमाण। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां आप देखो बच्चों कि जैव विकास के पक्ष में प्रमाण। तो ये जैव विकास के पक्ष में प्रमाण यानी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, तो ये याद रखना एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जिसके पक्ष में पहला प्रमाण अपन लेंगे यानी आकारिकी से जैव विकास के पक्ष में प्रमाण। इसको इंग्लिश में अगर आप लिख लें तो बेटे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन
एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखना यहां से, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कई बार यहां पर क्वेश्चन आ चुके हैं। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। तो अब ये आपसे कहती क्या है बेटे कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो यहां आपको ध्यान से समझना है कि यहां पर अपन को आकारिकी और शरीर संरचना के आधार पर ही देखना है। तो पहले समझ लो ध्यान से कि कई सजीव ऐसे होते हैं बेटे जो अपने शरीर संरचना या आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के आधार पर उनके अंगों में समानता और असमानता पाई जाती है। तो इस समानता और असमानता के आधार पर ये सजीव आपस में संबंध स्थापित करते हैं। तो ये कहलाएगा आकारिकी से जैवक्स के पक्ष में प्रमाण। अब ये जो अंग हैं जो संरचना या जो है आकारिकी में समानता या असमानता दर्शाते हैं, तो इन्हें बेटे अपन 3 भागों में बांटेंगे। पहला मेरा ऑर्गन होगा समजात अंग, इसको ध्यान से समझो, होमोलोगस ऑर्गन, यानी ऐसा अंग या ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में तो समान होंगे लेकिन बेटे ये कार्य में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहां पर आप कहोगे ऐसा कैसे, तो आप ये देख लो कि जैसे हमारा हाथ है तो इसमें ये हुमरस है, ये रेडियस अल्ना है, ये कार्पल है, मेटाकार्पल है। ऐसे घोड़े की टांग होगी बेटे तो उसमें भी हुमरस, रेडियस अल्ना, वही कार्पल और मेटाकार्पल। उसी तरह से पक्षियों के जो पंख होंगे बेटे, चमगादड़ के पंख, तो उसके अंदर भी वही हुमरस, रेडियस अल्ना और साथ में कार्पल, मेटाकार्पल। वेल का आप देखोगे तो उसके अंदर भी वही हुमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। मतलब ये हुआ कि इनकी अगर अंदर की संरचना देखेंगे अपन, इनकी उत्पत्ति देखेंगे तो बेटे समान नजर आ रही है, लेकिन जब कार्य देखेंगे तो मनुष्य के हाथ का कार्य अलग होगा, घोड़े की टांग का कार्य अलग होगा, पक्षी के पंख का कार्य अलग होगा और ब्लू व्हेल के पखने का कार्य अलग होगा। तो अब समझ में आ गया कि ऐसे अंग जो संरचना में और उत्पत्ति में तो बेटे समान होते हैं लेकिन फंक्शन में अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। और ये जो समजात अंगों में जो संरचना के आधार पर समानता पाई जाती है इसे होमोलोगी कहा जाता है, यानी समजातता कहा जाती है। और बेटे समजातता के आधार पर जो विकास होता है उसे डाइवर्जेंट या फिर जो है अपसारी विकास कहते हैं। और इसके कई सारे उदाहरण यहां पर अपन देखेंगे, जैसे कई सारे उदाहरण बेटे की कीटों के मुखांग भी है, एक उदाहरण तो मैंने बता दिया, दूसरा कीटों के मुखांग भी है। उसके अलावा बेटे जो है क्या कहते हैं यहां पर वर्षण और अंडाशय भी, ये कई सारे एग्जांपल यहां पर देखेंगे। तो पहला अंग तो आपको क्या याद करना है, समजात अंग याद करना है। दूसरा बेटे याद रखना वो आएगा एनालोगस। अब एनालोगस का मतलब होता है समवर्ती अंग। तो ये अंग क्या होते हैं बच्चों, इसमें उल्टा कर दो आप, इसमें क्या होगा कि यह अंग संरचना और उत्पत्ति में तो अलग अलग होंगे लेकिन फंक्शन में समान होंगे। कैसे समझेंगे, जैसे लीजिएगा तितली का पंख, नंबर 1, नंबर 2 किसी अन्य पक्षी का पंख, और नंबर 3 चमगादड़ का पंख। तो यहां अगर आप देखेंगे तो बेटे तीनों की हड्डियों में अंतर होता है। चमगादड़ की जो पंख होता है वो तो हड्डियों का बना होगा जो सामान्य मनुष्य या और जंतुओं के जैसी होगी। पक्षियों का जो पंख बना होगा वह खोखली हड्डियों का बना होगा जिसमें हवा भरी होगी, और तितलियों के पंख में हड्डियां नहीं पाई जाएगी बच्चों। तो इसका मतलब यह हुआ कि संरचना में तो तीनों के पंख अलग अलग, लेकिन बेटे तीनों के पंखों का क्या कार्य है, तो तीनों के पंखों का कार्य है उड़ना। तो यहां पर आप देखो कि संरचना तो है अलग अलग लेकिन कार्य है समान। तो ऐसे अंग जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं, तो यह अंग कहलाते हैं समवर्ती अंग। क्लियर। अब समवर्ती अंगों में बेटे जो समानता पाई जाती है ना, जो इनके अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है उसे अपन क्या कहेंगे, समवर्तीता यानी एनालॉगी कहेंगे। और एनालॉगी के आधार पर ध्यान रखना बच्चों, एनालॉगी के आधार पर
जो विकास प्रदर्शित होता है उसे अभिसारित विकास यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। यानी क्या होगा बेटे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि एक ही आवास में अलग अलग प्रजातियां रह रही है और उन अलग अलग प्रजातियों में अगर कार्य की समानता देखने को मिलती है तो समझ लेना यह विकास होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कैसे समझोगे कि जलाशय है, जलाशय में व्हेल मछली भी तैरने का काम करती है, छोटी मछलियां भी तैरने का काम करती है, ऑक्टोपस भी तैरने का काम करता है, कछुआ है तो वह भी तैरने का काम करता है। तो जलीय आवास में अलग अलग प्रजातियों का काम एक है, नहीं तैरेंगे तो डूब जाएंगे बेटे, तो एक ही समानता है तैर। लेकिन अगर उनके अंगों में देखेंगे तो अंगों में तो उनमें असमानता पाई जाती है। तो इसको अपन कहेंगे बेटे अपसारित यानी कन्वर्जेंट विकास। इसके कई सारे उदाहरण हैं, लाइसोसोम जो है स्पिरोसोम का एनालॉगस है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटे मीजोसोम का एनालॉगस है, हाथी की सूंड मनुष्य के हाथ का एनालॉगस है, ऑक्टोपस की आंख मनुष्य की आंख की एनालॉगस है ना। ऐसे कई सारे उदाहरण यहां पर अपन देखेंगे जो संरचना में तो ये जो है अलग अलग होते हैं लेकिन बेटे कार्य में समान होते हैं। फिर अपन एक तीसरे अंग पर आएंगे जिसको अवशेषीय अंग कहेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या होते हैं बेटे वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी शरीर में मौजूद तो है लेकिन बेटे नॉन फंक्शनल है, यानी ये कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य विहीन है। तो शरीर में मौजूद ऐसे ऑर्गन जो कार्यविहीन और अल्पविकसित होते हैं उन्हें कहा जाएगा कौन से, यानी अवशेषीय अंग। जिससे क्या पता लगेगा, इससे हमें यह पता लगेगा कि आज ये जो अंग हमारे अंदर मौजूद है और ये कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी न कभी हमारे पूर्वज में यह अंग सक्रिय रहा होगा और वहां पर यह कार्यशील होगा। तो इससे बेटे हमें पूर्वजता का पता लगता है। और यह भी याद रखना मानव में 180 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, पूरे कबाड़ खाना है, ध्यान रखना। उनमें से मेन में आपको बताऊंगा। जैसे बेटे एक तो नेत्र की यहाँ पर होती है, निमेशक पटल होती है ना, कर्ण पल्लव पेशियां होती है, इस उदर भाग पर पाए जाने वाली पेशियां होती है ना, नर में पाए जाने वाले निपल्स होते हैं, उसके अलावा शरीर पर पाए जाने वाले बाल होते हैं। तो ये कई सारे अवशेषीय अंग है जो मानव में पाए तो जाते हैं लेकिन इनका कोई फंक्शन नहीं होता मनुष्य के अंदर, और ना ही बेटे कोई कार्य होता और ना ये ज्यादा विकसित होते। तो आइए अपन यहां पर पहले डेफिनेशन दे देते हैं बेटे कि सजीवों के अंगों में, यानी यहां पर याद रखना, इसकी डेफिनेशन याद करना बेटे कि बहुत से सजीव होते हैं, सजीव समानता और समानता के आधार पर, ध्यान रखना बेटे, सजीव समानता तथा असमानता, यानी इसको इस तरह से याद रख लें कि जो सजीव होते हैं बेटे, जो सजीव होते हैं वह संरचना और किसके अंदर, आकारिकी में। ये ध्यान रखना, सजीव संरचना व आकारिकी, सजीव संरचना व आकारिकी में कुछ अंगों के आधार पर, कुछ अंगों के आधार पर समानता या असमानता प्रदर्शित करते हैं, असमानता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देख लें कि यहां आपको यह पॉइंट याद रखना है कि आकारिकी से जैव विकास के पक्ष में प्रमाण। तो आप कैसे समझाएंगे कि कुछ सजीव ऐसे होते हैं बेटे जो संरचना और साथ में आकारिकी में कुछ अंगों के आधार पर समानता और असमानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इससे हमें एक प्रमाण मिलेगा कि जो सजीव अंगों में समानता दर्शाएंगे उसे यह पता लगेगा बेटे कि इनका जो पूर्वज है वह ये रहा होगा, और कुछ अंग जो सजीव हैं वह अंगों में समानता नहीं दर्शाएंगे, इसे हमें यह पता लगेगा कि इनका विकास इन पूर्वजों से नहीं हुआ होगा। तो ध्यान से समझ लें, पहला एविडेंस है हमारे पास में, यानी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी। तो शरीर के जो अंग होते हैं बेटे वह आकारिकी रूप से या वह संरचनात्मक रूप से, कुछ सजीव तो आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं और कुछ सजीव आपस में असमानता प्रदर्शित करते हैं। तो फिर ये जो समानता और समानता के आधार पर जो अंग है इसी को अपन कहेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी।
तो यहां आप देखिएगा, और इसके आधार पर अपन पहला ऑर्गन यहां लेते हैं, और ये ऑर्गन होगा हमारे पास में यानी समजात अंग। ये ध्यान रखना बेटे, जिसको आप इंग्लिश में याद रखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। याद रखना बेटे, कौन सा ऑर्गन? होमोलॉगस ऑर्गन। तो एक बार और समझ लें, होमोलॉगस ऑर्गन। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? यानी ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में तो समानता दर्शाएंगे, लेकिन बेटे कार्य के आधार पर असमानता दर्शाएंगे। जैसे आप ये ले लो कि एक तो मनुष्य का हाथ है, तो बेटे ये जो हमारे हाथ होते हैं वो एक तरह से विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, लेकिन दौड़ने में तो नहीं होते ना। ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है कि जब दौड़ता है तो नीचे पैर लगा के, हाथ लगा के फिर चार पैरों से दौड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही अगर आप घोड़े की टांग में देखोगे तो बेटे घोड़े की टांग के जो अग्र टांगे होती है, जो जिन्हें अपन अग्रपाद कहेंगे, तो बेटे याद रखना, अगर आंतरिक रचना देखोगे तो आंतरिक रचना में हमारी ये वाली जो बोन होती है ये हुमरस होती है। फिर ये बेटे यहां पर फोरआर्म आती है, तो यहाँ रेडियस अल्ना होती है। उसके बाद में यहां पर चलते हैं तो ये कार्पल होता है, और इधर चलते हैं तो ये मेटाकार्पल और डिजिट होती है। ये तो है मानव के हाथ की आंतरिक संरचना। यही आंतरिक संरचना अगर आप घोड़े की टांग की देखोगे तो बेटे उसके अंदर भी आपको हुमरस मिलेगी, उसके अंदर भी आपको रेडियस अल्ना मिलेगी, उसके अंदर भी आपको कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट मिलेगी। मतलब ये हुआ कि इन दोनों की आंतरिक संरचना तो समान है, लेकिन क्या देख रहे हैं कि मनुष्य का हाथ तो विभिन्न कार्य करने में सक्षम है लेकिन दौड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन घोड़े की टांग बेटे विभिन्न कार्य करने में सक्षम नहीं है, केवल दौड़ने में सक्षम है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि आंतरिक संरचना तो दोनों में समान है, लेकिन बेटे कार्य सबका क्या है? अलग अलग है। तो अब समझ लेना ध्यान से कि ऐसे अंग जो संरचना उत्पत्ति में तो समान होते हैं परंतु कार्य में अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है, याद रखना। तो इसको आप यहां से लिखेंगे, यानी वह अंग जो संरचना, ध्यान रखना बेटे, वह अंग जो संरचना व उत्पत्ति का माने होता है बेटे ओरिजिन। वह अंग जो संरचना उत्पत्ति में समान होते हैं, में समान, परंतु याद रखना बेटे, परंतु कार्य में अलग अलग होते हैं, कार्य में अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो यहां आप देख ले बच्चों कि मैंने क्या लिखवाया कि एक तो संरचना उत्पत्ति में तो क्या लिखोगे बेटे आप? समान, ये ध्यान रखना, लेकिन कार्य में क्या होंगे? अलग अलग। तो ऐसे अंगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे अंगों को आप कहेंगे समजात अंग। ये ध्यान रखना, याद हो गया आपको? क्या कहेंगे? समजात अंग किसे कहेंगे? जो संरचना और उत्पत्ति में तो समान होंगे लेकिन बेटे कार्य में क्या होंगे? अलग अलग। जैसे मैंने आपको समझाया है कि कई सारे ऐसे अंग हैं जो कार्य में तो अलग अलग होंगे और संरचना में समान होंगे। जैसे फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि मानव का हाथ ले लीजिएगा बेटे, घोड़े की अगली टांग ले लीजिएगा, है ना, चमगादड़ का पंख ले लीजिएगा, और साथ में जो है क्या कहते हैं, उधर जो है क्या कहते हैं बेटे, वेल का पंख ले लीजिएगा। तो इन चारों की संरचना देखेंगे तो संरचना बिल्कुल समान मिलेगी, लेकिन बेटे फंक्शन देखेंगे तो इन सबका फंक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। इससे आप क्या पता लगा रहे हैं? इससे ये पता लगा रहे हैं कि इन चारों के जो पूर्वज हैं कभी न कभी एक रहे होंगे, तभी तो अभी बेटे ये कुछ अंगों में समानता दर्शाते हैं। तो समजातता का मतलब यही होता है कि इनके पूर्वज कभी न कभी समान रहे होंगे। अब ये जो यहां आप देख लो कि संरचना उत्पत्ति में ये समानता दर्शा रहे, तो ये पाए जाने वाली जो समानता है ना, इसे बेटे होमोलॉगी कहेंगे। तो इसमें यहां पर इसका दूसरा पॉइंट, ये तो मेरा पहला पॉइंट हो जाएगा बेटे, और इसका दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है समजात अंगों के आधार पर। ये याद रखना बेटे, समजात
अंगों के आधार पर पाई जाने वाली समानता, समजात अंगों के आधार पर पाई जाने वाली समानता, ये याद रखना बेटे, पाई जाने वाली समानता। और इस समानता को आप क्या कहेंगे, ये समानता कहलाएगी यानी होमोलॉगी, होमोलॉगी, यानी इसको हिंदी में कहोगे समजातता। याद रखना ये क्या होगी बेटे, समजातता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख ले कि समजात अंगों के आधार पर, समजात अंगों के आधार पर जो समानता पाई जाएगी बेटी वह समानता कहलाती है होमोलॉगी। तो एक बार याद कर ले कि जो अंग संरचना, ये ध्यान रखना बेटे, एक तो ये याद रखना है यानी संरचना, और एक याद रखना बेटे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में तो कैसे, यानी समान, जबकि याद रखना बेटे यानी फंक्शन में कैसे होना चाहिए, यानी अलग अलग। तो ये आपको याद रखना है कि संरचना उत्पत्ति में तो समान हो परंतु कार्य में अलग अलग हो, तो ये अंग कहलाएंगे समजात अंग। और समजात अंगों के आधार पर जो समानता पाई जाएगी तो ये समानता कहलाएगी होमोलॉगी। और ये जो होमोलॉगी होती है बेटे ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन प्रदर्शित करती है। तो अगले नंबर पर अपन यहां पर देखते हैं, यानी यहां आप देखो कि होमोलॉगी जो है, यानी इसका तीसरा पॉइंट आपको याद रखना बेटे, होमोलॉगी, याद रखना बेटे, स्टार लगाना इसको, होमोलॉगी अपसारित, अपसारित, होमोलॉगी यानी अपसारित, इसको बोलेंगे बेटे डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी अपसारित विकास दर्शाती है, अपसारित विकास दर्शाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो होमोलॉगी है ये कौन सा विकास दर्शाएगी, तो याद रखना बच्चों अपसारित विकास, अपसारित विकास प्रदर्शित करती है। तो यहां पर जो समजात अंग है तो समजात अंगों में जो समानता पाई जाती है उस समानता को कहेंगे होमोलॉगी, और होमोलॉगी प्रदर्शित करती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है बच्चों कि यहां पर हमारे पास में, यहां पर हमारे पास में मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में ये ए स्पीसीज है, ये ए स्पीसीज है। अब इसे यहां पर ये बी बन रहा है, ये सी बन रहा है, या यहां पर ये डी बन रहा है। तो एक ही पूर्वज से अलग अलग प्रजातियां बनती है तो इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो याद रखना बेटे एक ही पूर्वज से कई अन्य जातियों का विकास, कई अन्य जातियों का विकास होना, अन्य जातियों का विकास, अन्य जातियों का विकास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे ले कि यहां पर ये क्या कहलाएगा बच्चों, यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। तो ये थोड़ा सा याद कर ले कि एक पूर्वज, ये तो है बेटे न्यू स्पीसीज, यानी याद रखना ये तो है न्यू स्पीसीज, और ये यहां पर क्या है, ये कोई है पूर्वज, यानी ये कोई एंसेस्टर है। तो यहां आप देख ले कि यहां पर होमोलॉगी अपसारित विकास प्रदर्शित करती है। और अपसारित विकास क्या होता है कि एक पूर्वज से, ये ध्यान रखना बेटे, ये कोई हमारे पास में कोई पूर्वज है तो इस पूर्वज से कई अन्य नई जातियों का विकास होना, ये कहलाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी अपसारित विकास कहलाता है। तो ये थोड़ा ध्यान दे ले कि पूर्वज एक ही रहेगा बेटे, जैसे यहां पर कोई पूर्वज है हमारे पास में, ये यहां पर कोई पूर्वज है ना, ये ए यहां पर कोई स्पीसीज है। अब स्पीसीज में मान लो डार्विन के फिंचे, वो कई सारे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो ए स्पीसीज है, अब ये ए स्पीसीज आगे कन्वर्ट होते हैं बेटे बी में, लेकिन ए की जो अस्तित्व भी बना रहेगा। फिर ऐसे बेटे यहां पर कोई सी स्पीसीज प्रदर्शित होती है,
या कोई फिर जो है क्या कहते हैं यहाँ पर डी स्पीसीज प्रदर्शित होती है। तो ये यहाँ पर आप देखो बेटे, तो ये तो था हमारे पास में, यानी एक ही पूर्वज से कई अन्य जातियों का विकास होना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल में बेटे, पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 ये तो है बेटे यानी मनुष्य, ये ध्यान रखना बेटे, यहां पर मनुष्य, उसके अलावा फिर यहां पर दे रखा बेटे चीता, घोड़े की जगह अपन चीता ले लें, उसके अलावा दे रखी बेटे वेल, और साथ में दे रखा है चमगादड़, चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख, ये इसका एग्जाम्पल है। अब आप देखो ये बेटे मनुष्य है, तो मनुष्य में ये वाला पार्ट तो इसका क्या होगा, ये यहां पर ध्यान रख ले भले, ये तो बेटे इसका होगा हुमरस, ये यहां पर है हुमेरस, तो ये इसकी ये हुमरस होगी, ये इसकी हुमरस होगी, और ये इसकी हुमरस होगी। फिर यहां पर ये दे रखा है इसमें रेडियस और अल्ना, ये तो बेटे इसकी रेडियस अल्ना ये इस जगह पर होगी, इसकी रेडियस अल्ना इस जगह पर होगी, इसकी रेडियस अल्ना इस जगह पर होगी। फिर यहां पर ये दे रखा बेटे कार्पर, ये कार्पल्स, तो इसकी कार्पल्स ये यहां पर होगी, इसकी कार्पल्स बेटे यहां पर होगी, और ह्यूमन की कार्पल्स यहां पर होगी। और फिर ये यहां पर दे रखा होता है यानी डिजिट्स, ये है मेटाकार्पल, इससे पहले बेटे मेटाकार्पल आएगी, है ना, ये ध्यान रखना, ये यहां पर है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, इसकी मेटाकार्पल ये यहां पर रहेगी बेटे, ये यहां पर मेटाकार्पल, इसकी ये यहां पर मेटाकार्पल, और ह्यूमन की ये मेटाकार्पल। तो यहां आप देख ले कि मनुष्य में अगर देखें तो बेटे ये वाला यहां से लेके यहां तक ये पार्ट तो क्या है हुमरस है, उसके बाद में यहां से आप लेंगे तो यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट इसका रेडियस अल्ना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी के अंदर बेटे यहां से आप देखें तो इनमें आपको समानता क्या क्या देखने को मिलेगी, एक तो हुमरस, ह्यूमरस, उसके बाद में बेटे रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, है ना, रेडियस अल्ना के बाद में बेटे यहां पर आपको मिलेगी मेटाकार्पल, यानी पहले तो कार्पल याद रखना, कार्पल, कार्पल के बाद में बेटे मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल के बाद में यहां पर डिजिट्स। तो ये आपको देखना है कि ये मनुष्य है, चीता है, वेल है, चमगादड़ है, तो बेटे इनके अंदर जो आप देखो तो यहां पर इसका कार्य तो क्या होगा बेटे, यानी विभिन्न कार्य होगा, इसका कार्य दौड़ना होगा, इसका कार्य तैरना होगा, इसका कार्य जो है उड़ना होगा, यानी इसके हाथ का कार्य तो बेटे विभिन्न कार्य, विभिन्न कार्य, इसका तो हाथ का कार्य, इसका कार्य होगा बेटे दौड़ना, दौड़ना, इसका कार्य यहां पर होगा यानी तैरना, और इसका कार्य जो यहां पर होगा बेटे चमगादड़ का ये होगा उड़ना। तो आप ये देख लीजिएगा कि सबके अंगों का जो कार्य है वह अलग अलग है, लेकिन अगर आंतरिक संरचना देखें तो वही सबकी जो है संरचनाओं में हुमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स, ये अस्थियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो पहले एग्जाम्पल से आपको क्या पता लग रहा है कि बेटे ये जो संरचनाएं हैं ये अंगों में तो समानता दर्शा रही है, संरचना में तो ये समानता दर्शा रही है, लेकिन कार्य में ये अलग अलग हैं। जैसे बेटे सबकी सब ये जो यहां पर आपको अग्रपाद नजर आ रहे हैं उन सब में हुमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और ये सारी अस्थियां मिलेगी, लेकिन फंक्शन आप देखोगे तो मनुष्य के हाथ का कार्य तो विभिन्न कार्य करना है, और चीते के अग्रपाद का कार्य दौड़ना है, और बेटे वेल के अग्रपाद का कार्य तैरना है, और चमगादड़ के पंख के अग्रपाद का कार्य है उड़ना। तो बच्चों यहां तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर कार्य तो है अलग अलग लेकिन संरचना है समान। ये तो मेरा पहला एग्जाम्पल था। इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटे, सेकंड एग्जाम्पल में इसमें याद रख लेना बेटे, यानी इसमें और भी कई सारे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं यहां पर बता देता हूं। ये तो ये हो गया, उसके बाद में वर्षण और अंडाशय, वर्षण व अंडाशय। अगला एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले लिया,
ये एग्जाम्पल है बेटे टेस्टिस एंड ओवेरीज। अब बताओ ये कैसे? तो वर्षण और अंडाशय जो होते हैं ये दोनों उत्पत्ति में मेसोडर्मल होते हैं बेटे, और ये दोनों जनन या युग्मकों का जो है यहां पर ये बनाते हैं। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि संरचना में तो एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति बेटे मेसोडर्म से होती है। आप देख लेना है ना, एनिमल टिश्यू के अंदर आपको टॉपिक मिलेगा। लेकिन फंक्शन अगर आप देखेंगे तो वर्षण तो बेटे शुक्राणु बनाता है, जबकि अंडाशय क्या बनाता है? अंडे बनाता है, एग बनाता है। जो शुक्राणु है वो तो नरयुग्मक होते हैं, और जो अंडाणु होते हैं वो बेटे मादा युग्मक होते हैं। तो यहां आप देख ले कि यहां पर जो है वर्षण और अंडाशय ये भी बेटे अलग अलग है। उसी तरह से अगर कीटों के मुखांग की बात आप करेंगे, है ना, माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट, तो बेटे कीटों के जो मुखांग होते हैं सारे के सारे मुखांग वो काइटिन के बने होते हैं। लेकिन उनका फंक्शन देखोगे तो किसी के तो ये काटने भेदने वाले मुखांग होते हैं, किसी के चूसने वाले मुखांग होते हैं, है ना, किसी के लेपिंग वाले मुखांग होते हैं। तो फंक्शन के आधार पर बेटे मुखांग जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सारे कीटों के जो मुखांग होते हैं ये काइटिन के बने होते हैं। तो ये बेटे हमारे पास में पहला अंग था जिसका नाम था होमोलोगस ऑर्गन। तो बेटे आर यू श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा बेटे कि ये समजात अंग क्या होते हैं? एक बार मैं फिर बता देता हूं, ध्यान से सुन ले आप कि समजात का माने होता है बेटे कि ये अंग संरचना में और जो है उत्पत्ति में तो समान होंगे, लेकिन कार्य में अलग अलग होंगे। ये अंग जो आपस में समानता दर्शाएंगे उसे समजातता कहेंगे, और समजातता के आधार पर जो विकास होगा उसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। और ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है बच्चों, ये क्या होता है? एक ही पूर्वज से अनेक जातियों का विकास होना। यानी यहां पर आप देखो कि पूर्वज एक ही है बेटे, ये ध्यान रखना कि यहां पर ये पूर्वज एक ही है, लेकिन इस पूर्वज से बी सी डी के रूप में अलग अलग जातियां यहां पर बनती है। तो ये क्लियर हो गया। इसका एक उदाहरण ये यहां पर दे रखा है जो आपको याद रखना है। मानव, चीता, वेलो, चमगादड़ के पंख, जिसकी आंतरिक संरचना चारों की लगभग बराबर है बेटे, वही ह्यूमरस, रेडियसन्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट्स, तो इनकी है। लेकिन फंक्शन देखेंगे तो चारों के अंदर फंक्शन क्या है? अलग अलग है। ओके,